नमस्कार। एसबीएस मैथमेटिक्स और श्री स्वामी विवेकानंद इंग्लिश स्कूल आपका स्वागत करती है। दोस्तों, एक तरफ जब सारा देश इस कोरोना की महामारी में जूझ रहा है, उसी तरफ अपने स्टूडेंट्स का और जो क्लास के बच्चे हैं उनका एक तरफ से बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। यानी कि क्या, एक ना एक दिन ये कोरोना तो जाने वाला है, बराबर है। ये जो कोविड-19 का जो चालू है वो एक ना एक दिन तो जाने वाला है, लेकिन अपने बच्चों का आज का दिन, आज का टाइम और आज का समय अगर वेस्ट चला गया तो ये टाइम फिर से आने वाला नहीं है। इसलिए क्या कि हमने और श्री स्वामी विवेकानंद इंग्लिश स्कूल ने ये डिसीजन लिया है कि आपके बच्चे घर पर ही सेफ रहे, लेकिन उनका एकेडमिक नुकसान भी ना हो। इसलिए हम ऑनलाइन सीरीज़ शुरू कर रहे हैं और इसके लिए आपके बच्चों को घर पर ही, ना स्कूल में जाने की ज़रूरत, ना किसी हार्मफुल जगह पे जाने की ज़रूरत है, और घर पर ही रहकर आपके बच्चों का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जो देखेंगे, हमें कंप्लीट करना है मैथ्स का पोर्शन। मैथ्स के पोर्शन में अपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नाइन्थ के लिए जो कुछ पढ़ना है वो क्या पढ़ना है कि नाइन्थ में अगर एट तक अपनी एक ही नोटबुक थी मैथ्स के लिए, लेकिन अब नाइन्थ क्लास में आ गए तो पार्ट हो गए दो, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 को हम कहते हैं अलजेब्रा और पार्ट 2 को कहते हैं ज्योमेट्री। ठीक है, तो चलो बिना वक्त ज़ाया करे हम शुरू करते हैं अपना पार्ट फर्स्ट। और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे पूरे बेसिक कंसेप्ट्स और हर एक स्टूडेंट्स को समझ में आएंगे। इतनी सीधी और आसान भाषा में हम क्या करेंगे कि मैथ्स को एक इंटरेस्टिंग तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यानी कि आप घर पर बोर भी ना हो और आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए। जबकि सारा ज़माना कोरोना 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 करते सारा कुछ बंद करके रखा है। स्टूडेंट्स भी किताब निकालने को राज़ी नहीं है, पेरेंट्स भी उन्हें फोर्स नहीं कर रहे कि आप पढ़ाई करो, ये करो, वो करो। लेकिन बच्चों, अभी समय ज़ाया करने का वक्त नहीं है। ठीक है, तो हम हो सके उतना हमारा कंसेप्ट और सिलेबस इस लॉकडाउन के चलते कंप्लीट करेंगे। और जैसे ही स्कूल स्टार्ट होते हैं तब आपका सिलेबस मैक्सिमम कंप्लीट होया रहेगा, जबकि बाकी के स्टूडेंट्स घर पर आराम से ऐश कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमें मेहनत करने वालों में से बनना है, आराम करने वालों में से नहीं बनना है। ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट द पार्ट फर्स्ट ऑफ मैथमेटिक्स, पार्ट 1। ओके, हमारा पहला चैप्टर है पार्ट फर्स्ट का सेट्स। ओके, अब जब हम सेट्स के बारे में सोचेंगे, यानी कि अपने दिमाग में ख्याल आ जाता है क्या कि सेट्स काय को बोलते हैं हम, कि समझो बंच ऑफ कीज़ है, यानी कि बहुत सारे कीज एक बंच में जमा करके रखे। और दूसरा समझो फ्लावर ऑफ बुके, यानी कि फूल से बहुत ज़्यादा और उसको हम बुके बनाते हैं। उसके बाद में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, क्या हमारे क्लास में कितने स्टूडेंट्स बैठे हैं ये भी हम गिन सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग तरह के जो कुछ कलेक्शन हम एक जगह करते हैं। यानी कि ये देखो, ये एक पेन है, बराबर है, और ये एक ही पेन है, हम इसे सेट बोल सकते क्या? इसे हम सेट कदापि नहीं बोल सकते। लेकिन मैंने अगर इसके साथ ये दो पेन ज्वाइन कर दिए, क्या किया कि ये दो पेन ज्वाइन कर दिए, यानी कि मैंने एक लाल, एक ब्लैक और एक ब्लू, ये कलर क्या करे कि एक कलेक्शन कर लिया इनका, और इस कलेक्शन को हम कहते हैं सेट्स। ओके, समझो, देखो, bunch of keys, flower bouquet, number of students in a class, or collection of a variety of pen, और collection of vehicles in a village। ऐसा अलग अलग प्रकार के जो ऑब्जेक्ट है उसको हम एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं, और उस कलेक्शन को अगर हम क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं तो उसे बोलते हैं हम सेट्स। ओके, बहुत ज़्यादा हार्ड कंसेप्ट नहीं है। एक रेगुलर रूटीन में अपना कहते हैं कि भाई अच्छा सेट है, किताब का अच्छा सेट है, नोटबुक का अच्छा सेट है, आपकी गाड़ियों का अच्छा सेट है। ओके, इस अलग अलग कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? सेट्स। तो अब मैथमेटिकल लैंग्वेज में हमें जब सेट्स पढ़ना है तो उसकी डेफिनेशन हम कैसे बताएंगे कि सेट क्या होता है? सेट, if we can clearly or definitely
decide the object of a given collection, this collection is called as a set. ओके, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है क्या कि इफ वी कैन क्लियरली और डेफिनेटली डिसाइड द गिवन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट देन दिस कलेक्शन इज कॉल्ड एज अ सेट्स। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट का अगर आप कलेक्शन करते हो और उस कलेक्शन को हम क्लियरली और डेफिनेटली डिफाइन कर सकते तो उसे कहते हैं हम सेट्स। अब देखो कलेक्शन किस किस प्रकार का हो सकता है ये तो हमने देख लिया, लेकिन अगर कोई रिलेटिव टर्म्स आती है, रिलेटिव टर्म्स यानी कि क्या, एक आधा ब्रेव समझो, यानी कि कोई भी एक आधे पर्सन की रिलेटिव टर्म्स अगर आती है तो उसे हम सेट्स नहीं बोल सकते। एग्जाम्पल देखिए, अब डिसाइड वेदर द फॉलोइंग आर सेट और नॉट। हमें क्या करना है कि एक कलेक्शन दिया है, उस कलेक्शन को हमें डिसाइड करना है कि ये सेट्स है या नहीं है। तो किस तरह से डिसाइड कर सकते समझो, डेज इन अ वीक। इसका मतलब क्या हुआ कि एक वीक है, एक वीक में कितने डेज होते हैं। तो हमें मालूम है कि एक वीक में खाली कितने 7 डेज होते हैं, यानी कि हम उसे क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं क्या कि 1 वीक इंक्लूडेड बाय 7 डेज, यानी कि ये हमारा सेट है। ओके, उसके बाद में मंथ्स इन अ ईयर। मंथ्स इन अ ईयर इसका मतलब क्या हुआ, एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं। तो ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या, 1 ईयर इज इंक्लूडेड बाय 12 मंथ्स, यानी कि ये भी हम क्लियरली डिफाइन और क्लियरली डिसाइड कर सकते हैं। इसका मतलब ये भी सेट है। लेकिन अब देखिए, ध्यान से देखिए, ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास, इसका मतलब क्या हुआ, ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास। अब हम कैसे बोल सकते हैं, अगर ये आपके पास 50-60 स्टूडेंट्स का क्लास है, उस क्लास में हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा स्टूडेंट ब्रेव है। कोई स्टूडेंट गालियाँ देने में माहिर हो सकता है, कोई स्टूडेंट पढ़ाई में माहिर हो सकता है, कोई स्टूडेंट घूमने में माहिर हो सकता है, तो कोई स्टूडेंट सोने में माहिर हो सकता है। तो हम उससे क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकते कि ये स्टूडेंट्स ब्रेव है या नहीं है। यानी कि यहाँ पर हम बोलेंगे कि ब्रेव इज अ रिलेटिव टर्म्स। कौन सी टर्म्स बोलते हैं हम इसे, रिलेटिव टर्म्स। brave is a relative terms, therefore this example is not included in the sets. Okay, so simple. Now next one is first 10 counting numbers। फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर से, यानी कि हम उसे क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं। अगर क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं तो उसे भी हम क्या कहते हैं, सेट्स। यानी कि दिस इज एन आल्सो द एग्जांपल्स ऑफ सेट्स। अब स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स इन महाराष्ट्र। स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स यानी क्या, फोर्ट्स यानी कि किले। ये जो किले महाराष्ट्र में बहुत सारे किले हैं, अगर हम एक आधे किले पर घूमने फिरने के लिए गए तो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि ये फोर्ट स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। तो फिर स्ट्रॉन्ग ये जो वर्ड है ये आ जाता है रिलेटिव टर्म्स में, और रिलेटिव टर्म्स को हम सेट कदापि नहीं बोलते। तो फिर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग जो है, स्ट्रॉन्ग अपनी क्या आ गई, रिलेटिव टर्म्स। स्ट्रॉन्ग क्या आ गई, रिलेटिव टर्म्स, इसलिए हम उसे सेट नहीं बोल सकते। ओके, एक बात क्लियर हो गई, इफ वी कैन क्लियरली और डेफिनेटली डिसाइड द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट देन दिस कलेक्शन इज कॉल्ड एज सेट। अगर हम क्लियरली डिसाइड नहीं कर पाते हैं तो उसे हम सेट नहीं बोल सकते। ओके, नाउ अब अगर ये तो हो गया सेट, सेट किसको बोलते हैं, कौन सा कलेक्शन है कौन सा कलेक्शन नहीं है। सेट को हम एक स्पेसिफिक लेटर से डिनोट करते, सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स। कौन सा, दैट इज A
बी सी डी, ऐसे करते करते हम कहाँ तक जा सकते, जेड तक जा सकते। स्मॉल लेटर से हम सेट्स को डिनोट नहीं करते, कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। उसके बाद में सेट के अंदर जो कुछ है उसे हम कहते हैं मेंबर, और एलिमेंट ऑफ सेट। मेंबर और एलिमेंट ऑफ सेट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स, यानी कि दैट इज ए बी सी डी, ऐसे करते करते हम फिर जा सकते जेड तक। ओके, कैपिटल लेटर से हम डिनोट करेंगे सेट को, और जो एलिमेंट और जो सेट के कोई मेंबर है उसे हम डिनोट करेंगे स्मॉल लेटर से। फिर अब एग्जाम्पल देख लीजिए, समझो अगर हमें बताना है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि अगर एक पहले समझ लीजिए फिर बाद में आप सोचिए कि ये किस तरह से किया गया है। ठीक है, अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमें बताना है सेट के फॉर्म में, तो नेचुरल नंबर हम डिनोट करते हैं एन से, यानी कि कैपिटल लेटर से डिनोट करा। उसके बाद में जो कुछ अंदर के एलिमेंट और मेंबर आएंगे उसे हम डालेंगे एक करली ब्रैकेट में। ओके, करली ब्रैकेट में डालने के बाद इसे हम कहेंगे 1 2 3 4 डैश 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 सो ऑन। ये क्या हो गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इस तरह से डिनोट करते हैं सेट्स को। दूसरा समझो ऐसा लिया, सेट ऑफ होल नंबर्स यानी क्या है, होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 0 1 2 3 डैश 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 एंड सो ऑन। इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम सेट्स को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। जो कुछ एलिमेंट है उसे डालते हैं हम इस करली ब्रैकेट के अंदर, और फिर इसको हम कहते हैं एलिमेंट ऑफ सेट। ओके, चलो अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम देखते हैं सेट्स के एक्चुअल अगली कंसेप्ट। ओके, okay students, now we have to see the methods of writing sets, कि हम सेट्स को किस तरह से लिख सकते हैं। देखिए, मैं हमेशा ये बच्चों को सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपका मैथ्स का फर्स्ट लेक्चर है तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर 100% में से आपके 10% भी समझ में आता है तो ऐसा समझ लेने का कि आपको बहुत सारा समझ में आ गया। ओके, नाउ अब सेट्स तो समझ में आ गया, क्या कि कोई ऑब्जेक्ट का अगर कलेक्शन है उस कलेक्शन को हम क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं, तो उस कलेक्शन को कह सकते हैं हम सेट्स। हो गया सेट्स। उसके बाद में हमने ये भी देखा कि सेट्स हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, और अगर सेट्स के अंदर जो कुछ एलिमेंट आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ अ सेट और मेंबर ऑफ अ सेट, और उसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से। अब क्या करने का, हमें एक्चुअली सेट्स के मेथड्स होती क्या है वो उस पर ध्यान देने का। तो मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स लिखने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है लिस्टिंग मेथड, उसे कहते हैं हम रोस्टर मेथड। दूसरा तरीका है कि हम उसको रूल मेथड, और उसे कहते हैं हम सेट बिल्डर मेथड। यानी कि लिस्टिंग मेथड एक पहला तरीका है सेट लिखने का, और दूसरा तरीका है रूल मेथड और सेट बिल्डर मेथड। तो चलो पहले क्या करेंगे कि लिस्टिंग मेथड क्या है वो समझ लेंगे। लिस्टिंग मेथड में होता क्या है, इन दिस मेथड वी राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट इन करली ब्रैकेट एंड सेपरेटेड बाय कॉमास। क्या करते हैं कि सब एलिमेंट्स को हम करली ब्रैकेट में डाल देते हैं, और करली ब्रैकेट में डालने के बाद हर एक जो एलिमेंट के बाद दूसरा एलिमेंट आएगा उस एलिमेंट को हम सेपरेट करते हैं बाय कॉमास। एक आसान भाषा में समझिए, समझो ऐसा सेट दिया है, सेट ऑफ ऑड नंबर्स 1 to 10। क्या दिया है,
सेट ऑफ ऑड नंबर 1 to 10, यानी कि 1 और 10 के बीच में जितने भी कोई ऑड नंबर आएंगे उसे आप लिस्टिंग मेथड के फॉर्म में लिखिए। तो इसको कैसे लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिख देंगे, कोई भी सेट ले सकते हैं अपन, ए बी सी डी, आपके दिल में जो आए वो वेरिएबल आप यूज कर सकते हैं। यानी कि इसे कहेंगे हम ए, सेट ए, करली ब्रैकेट दे देंगे पहले, फिर करली ब्रैकेट में क्या करेंगे कि सेट ऑफ ऑड नंबर्स 1 to 10 के बीच में ऑड नंबर्स कितने आएंगे, 3 आता, 4 आता, 7 आता और 9 आता, बराबर है। ये 4 नंबर्स क्या है, ऑड नंबर से बिटवीन 1 to 10। अब एक दूसरी मेन इम्पोर्टेंट बात, इसका सीक्वेंस अगर आगे पीछे हो गया तो कोई भी फर्क नहीं गिरता। अगर आपने ऐसा लिख दिया, समझो आपने लिख दिया क्या 9 7 5 3, तो आपका आंसर गलत नहीं है, आपका आंसर फिर भी क्या है, सही है। सिर्फ और सिर्फ कॉमा देना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद में दूसरी बात, अगर समझो हमें एक वर्ड दिया है रिमेंबर, ओके, और रिमेंबर वर्ड्स को हमें क्या करना है, एक लिस्टिंग फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक बात देखिए, यहाँ पर क्या आर जो है वो डबल है, ये देखो आर यहाँ पर और यहाँ पर रिपीट हो रहा है। उसके बाद में ई ई ई ई ई भी हमारा 3 टाइम में रिपीट हो रहा है, और यम भी जो है वो भी 2 टाइम में रिपीट हो रहा है। तो लिस्टिंग मेथड में एक बात ध्यान में रखिए, अगर कोई वर्ड या फिर कोई अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहा है तो हम उस रिपीट होने वाले अल्फ़ाबेट को सिर्फ और सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, ओके। कैसा, अगर इसको हम बोलते हैं सेट बी, या आपके दिल पे कुछ भी बोलिए, पहले लेंगे हम आर, उसके बाद में आर हो गया, उसके बाद में लेंगे ई भी हो गया, उसके बाद में लेंगे यम भी ख़त्म, और अब बचा बी, ओके। ये क्या हो गया अपना लिस्टिंग मेथड। जो नंबर्स और जो अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहे हैं उसे हम डबल लिखेंगे नहीं, किसमें, लिस्टिंग मेथड्स में, ओके, समझ में आया। उसके बाद में अगर समझो उन्होंने ऐसा बोला, एग्जाम्पल सेट ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 10 to 15, क्या आएगा, सेट ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 10 to 15। प्राइम नंबर यानी कि वो नंबर को एक तो उसी नंबर से या फिर 1 से डिवाइड हो सकता, तो हम उसे कहेंगे सी, और प्राइम नंबर क्या है, 11 प्राइम नंबर है और 13 प्राइम नंबर है, उसके बाद में 15 प्राइम नंबर नहीं है। ये क्या हो गए अपनी लिस्टिंग मेथड्स, ओके। उसके बाद में सेकंड है रोस्टर मेथड, उसे हम बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड। हमको एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक आधा क्वेश्चन हमें दिया है लिस्टिंग मेथड में और हमें उसका कन्वर्जन करना है सेट बिल्डर मेथड में, सेट बिल्डर मेथड या फिर रूल मेथड में। तो किस तरह से करना है वो हम देखेंगे हमारे प्रैक्टिस सेट में। सेट बिल्डर मेथड क्या होती है, देखो उसके हम एग्जांपल देखते हैं। हम क्या करेंगे, इसको अपन डिनोट करेंगे ए, इसको लिखते हैं हम वेरिएबल के फॉर्म में। समझो हमने ऐसा लिख दिया एक्स, ये वर्टिकल कॉलम देने का, एक्स इज ऑड नंबर बिटवीन 1 to 10। देखो ये जो है ये और ये सेम है, लेकिन इधर हमने लिस्टिंग मेथड में इस तरह से लिखा और इधर रूल मेथड में हमें लिखना है इस तरह से। अब इसे हम रीड कैसे करेंगे, ये जो एग्जांपल दिया है उसे हमें रीड करना है। ध्यान से देखिए, सेट ए, देखिए सेट ए इज ऑल सेट ऑफ एक्स, क्या, सेट
A is all set of x, यहाँ तक आ गए हाँ हम, सेट A is all set of x such that ये क्या, सच दैट, ये जो वर्टिकल लाइन हमें दिख रही है उसे हम क्या कहेंगे, सच दैट, और ये आगे वैसा का वैसा, सच दैट x इज ऑड नंबर, x इज ऑड नंबर बिटवीन 1 to 10। ओके, समझ में आया क्या है। तो इस तरह से हम वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स जो है वो लिस्टिंग मेथड में और सेट बिल्डर मेथड में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था अपना सेट्स और सेट्स का इंट्रोडक्शन। उसमें हमने देखा कि हम किस कलेक्शन को सेट्स बोल सकते हैं और किस कलेक्शन को सेट नहीं बोल सकते। उसके बाद में हमने देखा कि मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स जो है वो हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक लिस्टिंग मेथड, दूसरा रूल मेथड। लिस्टिंग मेथड में हमें क्या करना पड़ता है कि हर एक एलिमेंट कॉमा के साथ सेपरेट करने का और उसको कर्ली ब्रैकेट में डाल देने का। उसके बाद में रूल मेथड में हम क्या करते हैं कि उसको वेरिएबल्स के फॉर्म में लिखते हैं। देखो हमने क्या किया, यहाँ पर वेरिएबल यूज किया और उसकी कंडीशन क्या है, x इज ऑड नंबर बिटवीन 1 to 10। और आगे चल के हमको क्या करना है कि जब भी प्रैक्टिस सेट में अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि आप क्या कीजिए, लिस्टिंग मेथड को कन्वर्जन कीजिए रूल मेथड में या फिर रूल मेथड को कन्वर्ट कीजिए लिस्टिंग मेथड में, तो फिर आपको अच्छी तरीके से करते आने चाहिए। अपन देखेंगे कि प्रैक्टिस सेट में क्या होता है। ठीक है, तो ये था अपना बेसिक पार्ट्स फॉर सेट्स। तो सेट्स के लिए प्रैक्टिस सेट 1 के लिए जितना भी कुछ चाहिए था हमने पढ़ लिया। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, हमारा एक्चुअल प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। जब तक आप इसका अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, गुड बाय।